इससे पहले हम पढ़ चुके थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली रिएक्शन तो हम लोगों को यही 3 ही 4 पढ़ना था, एडिशन, रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो एडिशन में हम लोगों ने दोनों एडिशन पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसका जनरल रिएक्शन आ रहा था, कुछ याद हो? अल्केन का जनरल रिएक्शन क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसका था जनरल रिएक्शन? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये चीज तो मैं याद रखना पड़ेगा, तभी तो फिर उसके जो भी रिएक्शन है उसका वो याद रख पाएंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके थे, SN1, SN2, SN2AR, SN2TH, वो सब हम अलग अलग अल्काइलाइड में पढ़ चुके थे वहां पे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये मेनली किसके लिए आता है? बेंजीन के लिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें यहाँ पे, फिर ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। तो बेंजीन को तो या बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ, कोई ग्रुप लगाओ, बेंजीन के ऊपर OHO, बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप आ गया तो वो क्या बन जाएगा? फिनॉल। NH2 ग्रुप आ गया बेंजीन के ऊपर, वो एनिलीन। तो बेंजीन लिखने का मतलब कि बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है वहां पे, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। बेंजीन खुद रहेगा और बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। तो तुम्हारा जो सिलेबस अपडेट किया गया है उसमें ग्रुप कर, उसमें देखोगे बेंजीन भी आ रही है, 2-3 लेक्चर का है, इस वीक में बेंजीन भी कवर हो जाएगा। तो बेंजीन लिखने का मतलब बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। और जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स उसका सबका जनरल रिएक्शन क्या रहता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। शॉर्ट में इसको इस टाइप से लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको समझोगे यहाँ पे ध्यान से कि बेंजीन का जनरल रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों होता है। तो बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे यहाँ पे, कि जो पाई बॉन्ड आ रहा है, एक पॉइंट तो ये बताओगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग है? लेटरल ओवरलैपिंग, बिल्कुल सही है। तो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी को अगर दिखाना चाहो इस टाइप से, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा था, एक ये पी ऑर्बिटल, एक ये पी ऑर्बिटल, एक पाई बॉन्ड इधर भी आ रहा है यहाँ पे, इसके बीच भी ओवरलैपिंग हो रहा होगा, इसके बीच भी ओवरलैपिंग हो रहा होगा। यहाँ का जो पाई बॉन्ड है तो इस टाइप से दिखा लोगे। एक्चुअल में क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होता है तुम्हारा प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ पे, इस टाइप में 2D में दिखाना इस टाइप से। अब देखना कि यहाँ पे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। अब ये पाई बॉन्ड का पोजीशन तो चेंज भी तो हो सकता है, यहाँ पे इस टाइप से हो सकता है जब रेजोनेंस होगा यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड का पोजीशन जैसे चेंज हो रहा है इस केस में यहाँ पे, अब क्या होगा, या रेजोनेंस होता है क्यों यहाँ, उसके पीछे का लॉजिक तो यही है इसमें कि जितने डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल है उतने डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल भी है। एक्चुअल में क्या रहता है, ये दोनों परपेंडिकुलर है यहाँ पे इस टाइप से, दोनों ऑर्बिटल, और ये भी परपेंडिकुलर है। दैट मींस अब ओवरलैपिंग यहाँ भी स्टार्ट हो जाता है, इसके बीच भी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगा। और हम बोलते हैं जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है यहाँ पे है, पूरे रिंग में क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे होता है क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो पूरे रिंग में होता है यहाँ पे, और जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग में अगर आ रहा है यहाँ पे है, अब जब अगर न्यूक्लियोफाइल को अगर अप्रोच करा यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग में आ रहा है, और मान लेते हैं अगर न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल एंड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में क्या होगा यहाँ पे, रिपल्सन। न्यूक्लियोफाइल भी क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज विद लोन पेयर होगा। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसके पास भी क्या आ रहा है यहाँ पे, पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है पूरे रिंग में, और ये न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, रिपल्सन। और दोनों के बीच में अगर रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल पहले कभी भी अप्रोच नहीं करेगा बेंजीन रिंग को। रीजन क्या है, सिंपल सा याद रखना है कि क्वेश्चन डायरेक्टली आता भी है
कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों होता है बेंजीन का जनरल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल पहले कभी भी अप्रोच नहीं कर पाएगा बेंजीन को, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होगा, किसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन बिटवीन pi electron density of benzene, pi electron density of benzene and nucleophile. So nucleophile cannot be first attacking species. First attacking species to benzene. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का भी आता है हम लोग, पहले तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता यहाँ पे। उसका सिंपल लॉजिक है कि जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा पूरे रिंग में एंड न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा यहाँ पे उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन एंड न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बी फर्स्ट अटैकिंग स्पीशीज टू बेंजीन। तो आगे देखना अब यहाँ पे जब बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आ रहा था बेंजीन का उसके बीच में यहाँ पे रिपल्सन हो रहा था, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन। अब यहाँ पे ये बेंजीन आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कैसा स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज भी इसके पास आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि जब इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा बेंजीन को, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बेंजीन का और जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके बीच में क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड होना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन है। तो सिंपल सा लॉजिक था कि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा था जबकि यहाँ पे अट्रैक्शन है, और जब अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल एंड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड हो पाएगा। और फाइनली जो आकर के ऐड होता है यहाँ पे एट, इलेक्ट्रोफाइल एड भी होता है और यहाँ का जो एक एच होता है वो बाहर भी जाता है, देखेंगे अब इसका मिक्स हम। तो एक इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे ऐड कर देना इस टाइप से, इसके बीच में यहाँ पे सिंपली क्या लिख लोगे, इस दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन। बाकी कंप्लीट सेंटेंस में लिखना होता है अट्रैक्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये इसका जनरल रिएक्शन भी होता है इसका हम मैक्सिमम देखेंगे इस केस में भी। तो सिर्फ रिएक्शन को देख करके इसमें बताओ सब लोग इसमें, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एडिशन, सोचना यहाँ पे तो ऐसा नहीं डाला हुआ इसलिए सब्स्टिट्यूशन। सोचना भी है कि यहाँ पे कुछ हर एक कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा,
नॉर्मल अगर सोचोगे बेंजीनिंग में तो हर एक कार्बन पे क्या एक एक हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड हुआ इस कार्बन से, तो कार्बन तो 4 बॉन्ड ज्यादा बनाएगा नहीं, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन रहा होगा वो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर गया होगा, तभी ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड हुआ। देखेंगे कैसे होता है प्रोसेस, बट सिर्फ रिएक्शन को देख करके अगर बताना हो तो कहीं ना कहीं यहाँ का एक हाइड्रोजन बाहर गया होगा, देन इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड हुआ यहाँ पे। दैट मींस ये एक H को रिप्लेस कर रहा है बाय इलेक्ट्रोफाइल, दैट मींस ये क्या हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसी रिएक्शन का मेकैनिज्म देखना होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल मैन्युअली तो होगा नहीं, ऐसा नहीं कि इस बेंजीन ने का इस कार्बन का एक H को हटा दिया, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दिया है, इसका कुछ मेकैनिज्म है, उसको देखना भी है। तो सिंपल सा अट्रैक्शन होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो रहा है और एक H को सब्स्टिट्यूट कर पा रहा है। अब इसका मेकैनिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से यहाँ पे। अब जब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल जो आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से, तो बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन का इस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड हो रहा है, बट एक्चुअल में जो एरो का डायरेक्शन रहेगा वो किसकी तरफ दिखाई होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके पास है, बेंजीन के पास। बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। अब देखना कि जो इलेक्ट्रोफाइल अगर आकर के ऐड होता है यहाँ पे, या तो पाई बॉन्ड ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल या तो इस कार्बन के साथ ऐड होगा या तो फिर इस कार्बन के साथ ऐड होगा। यहाँ पे किसी एक कार्बन के साथ अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ ऐड हो गया यहाँ पे, इस नीचे वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, सोच के बताओ कोई एक। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जा रहा है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ ऐड हुआ, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे डोनेट कर इलेक्ट्रोफाइल, और ये इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। या फिर नीचे वाले कार्बन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं, ऊपर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो सेम है वहां पे, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। या फिर ऐसे सोचो यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है और इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे, कहीं एक पे नेगेटिव चार्ज और एक कहीं पे पॉजिटिव चार्ज, तो जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, वहीं पे बॉन्ड का फॉर्मेशन। बट सिंपली स्टेप में सोचना है यहाँ पे। अब देख लें जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज फिर डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, रेजोनेंस में भी आ रहा है, कुछ याद हो कंडीशन रेजोनेंस का, पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में आ पा रहा था, यहाँ पे रेजोनेंस भी होगा, तो रेजोनेंस भी दिखा दो इस केस में। इलेक्ट्रोफाइल, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है फिर किसके साथ कंजुगेशन में आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड के साथ, फिर से एक आएगा इसका RS। ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था दोनों पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ रहा था, इस टाइप पे दिखा रहे थे यहाँ पे, ये तो क्या आ गया, RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाया जाए यहाँ पे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड किस टाइप से दिखेगा यहाँ पे, तो जो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है इस कार्बन से लेकर यहाँ तक क्या आ रहा है, इस साइड कोई पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो रहा, ये इलेक्ट्रोफाइल एजिटी, और पॉजिटिव चार्ज जो जा रहा है यहाँ पे है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, तीनों पोजीशन पे जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, इस पोजीशन पे भी आ रहा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पोजीशन पे भी आ रहा था और इस पोजीशन पे भी आ रहा है। और मैंने जो यहाँ पे दिखाया हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड, तो सिर्फ इस एरिया में दिखाया हुआ, क्योंकि पॉजिटिव इधर ही डीलोकलाइज हो रहा है,
इस एरिया में कोई भी पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखना है क्या है, ये जो कंपाउंड बन जाता है यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट होता है, ये स्टेप 1 भी बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, स्टेप 1। और ये जो फाइनली बनता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट, और इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसका एक नेम और भी है, इरेनियम आयन, इरेनियम आयन, या फिर वीलाइन इंटरमीडिएट, वीलाइन इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडिएट आ रहा था यहाँ पे है, उसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर इरेनियम आयन, या फिर इसका एक नेम और भी रहता है, वीलाइन इंटरमीडिएट। ये जो जनरल रिएक्शन था, इसी का मैक्सिमम देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोफाइल H को सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो कैसे कर रहा है यहाँ पे, उसका ये स्टेप बना रहा है यहाँ पे। अब इसमें आगे देखना है, यहाँ से क्या हो रहा है, बेंजीन से जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी इंटरमीडिएट बोल सकते हो। इसी तीनों को मिला करके तो मैंने रेजोनेंस सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। एक्चुअल में क्या यहाँ पे है, यही आ रहा है यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर इरेनियम आयन, इसी तीनों को कंबाइंड फॉर्म क्या आ रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इस तीनों जो डायग्राम आ रहा था, तीनों RS किसी एक को ले लो वहां से, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, नोट डाउन कर लो पहले यहाँ पे। अब यहाँ पर भी दो प्रोबेबिलिटी होता है इस केस में, कि जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस तीनों में से किसी एक को ले सकते थे यहाँ पे है, क्योंकि तीनों तो RS आ रहा है इक्विवेलेंट टाइप का। अब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, देखोगे ध्यान से, तो ये बताओ कि ये किस नेचर, बेंजीन तो एरोमेटिक था, ये किस नेचर का, एंटी एरोमेटिक या कुछ और? बताओ फाइनली बताओ क्या है, नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक, रीजन sp3 है। तो सिंपल सा तो है इसमें कि पूरे रिंग में एक भी कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन या किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूरे रिंग में sp3 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये sp3 आ गया यहाँ पर, और ये sp3 आ गया, दैट मींस ये नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जा रहा है। अब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर सकता है। मैंने वहां पे अगर कुछ ध्यान दोगे, जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ था वहां पे है, तो एक बार रीड भी करो वहां पे। सो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बी फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज। तो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज नहीं होने का मतलब क्या था वहां पे, कि बाद में वो आकर के अटैक कर सकता है जब उस पे, अब यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये न्यूक्लियोफाइल अब ये आकर के ऐड हो सकता है। देख लोगे ध्यान से पहले यहाँ पे, तो पहला पॉजिटिव तो ये है इसमें, यहाँ पे मैं इधर इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसमें जो न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो पहला पॉजिटिव यह है इसमें कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे आकर के अटैक करता है। ध्यान से देख लो, उसको नोट करो। और जैसे यहाँ पर अगर आकर के अटैक करता है इस केस में पॉजिटिव चार्ज से, ये क्या रहेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल अब आकर के ऐड हो गया है। बट एक्चुअल में जब न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो गया इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ, ये ओवरऑल जो प्रोडक्ट बन रहा है, कैसा प्रोडक्ट है यहाँ पे है, नॉन एरोमेटिक। अभी भी ये नॉन एरोमेटिक है। बट दूसरा कंडीशन ये भी है इसमें यहाँ पे है, ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो यहाँ पे, लाइक OH माइनस, जो भी सोचना चाहो यहाँ पे, ये OH माइनस बेस भी तो हो सकता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो एक बेस भी हो सकता है।
बेसिक डिफरेंस क्या था, जब ये न्यूक्लियोफाइल किसी का देखिए OH माइनस किसी H प्लस को अगर होल्ड कर रहा है तो वो बेस, और ये किसी कार्बन पे अटैक कर रहा है OH माइनस तो न्यूक्लियोफाइल। ये जो OH माइनस आ रहा है यहाँ पे इसको लोग बेस बोल सकते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वर्ड यूज ना करके यहाँ पे सिंपली अगर कोई बेस आ जाए इस टाइप से B माइनस लाइक OH माइनस। अब यहाँ पे दूसरा प्रोबेबिलिटी ये था कि यही जो B माइनस है यहाँ पे इसके पास एक H भी है, हर एक कार्बन पे एक H तो था ही वो। ये जो B माइनस है यहाँ पे एक H प्लस को भी बाहर कर सकता है, और जैसे ये B माइनस इसके H प्लस को बाहर करता है यहाँ पे, ध्यान से सुनोगे इसमें कि H प्लस को बाहर करता है। H प्लस को बाहर करने का मतलब क्या, H प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 0। H प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। इसका मतलब जो बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे चला जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये B माइनस H प्लस के फॉर्म में बाहर कर रहा है। इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये सिग्मा बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज भी हट जाएगा क्योंकि अब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका। 30 बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रोफाइल तो है यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज भी हट जा रहा है यहाँ पे। अब ये कैसा पोर्ट बन गया फाइनली यहाँ पे एरोमेटिक। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी था, ये जो भी बेस है कि OH माइनस, यही OH माइनस जब बेस की तरह बिहेव करेगा इस H प्लस को बाहर करके एरोमेटिक रिंग बनाता है फिर से, और या फिर वही OH माइनस जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा जो कि नॉन एरोमेटिक है। तो दोनों में से मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, एरोमेटिक। ये जो एरोमेटिक प्रोडक्ट है यहाँ पे यही मोर स्टेबल होगा। तो फाइनली इसमें, या फिर अगर ध्यान से देखोगे भी इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सिंपली ऐड हो रहा है, ये तुम्हारा एडिशन रिएक्शन टाइप से होता है। तो देखो कुछ अगर कट रहा है इसमें ऑनलाइन में, ये क्या रहता है तुम्हारा एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है इस केस में यहाँ पे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है पाई बॉन्ड के अलावा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एडिशन प्रोडक्ट, जो कि इसमें कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट नॉन एरोमेटिक नहीं बनना चाहता, अगर एरोमेटिक बनना है तो वही प्रोडक्ट एरोमेटिक ही बने। इसमें ये वाला जो पार्ट है न्यूक्लियोफाइल का ये पॉसिबल नहीं, इसमें जो बेस की तरह एक्ट करेगा और फाइनली यहाँ पे है इस H प्लस को बाहर करता है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे BH। तो B माइनस H प्लस को बाहर कर रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, फिर से एरोमेटिक रिंग बन जा रहा है। यहाँ पे ये इसमें नोट भी कर लोगे कि एडिशन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं, इसमें क्या होगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही पॉसिबल है। अब ओवरऑल कंपेयर करो जो जनरलाइजेशन लिखे हुए थे उसमें क्या होता है कि H को रिप्लेस कर रहा था बाय इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे हो क्या रहा, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ और बाद में H प्लस को बाहर करना है। इस H को सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो गया बेंजीन पे, और बाकी ये BH जो भी बेस होगा वो BH बना लेगा वहां पे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही आ रहा है और यही एरोमेटिक आ रहा है, दैट मींस यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ। ये कभी ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है, यहाँ इसको कट करके इसमें दिखा दो और यहाँ पे कट कर सकते हो उसको। तो मेनली ये इस साइड का जो स्टेप है उसको समझना है, बाकी ये तो बस पॉसिबिलिटी देख रहे थे ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है जो कि यहाँ पे नॉन एरोमेटिक ही बन जा रहा है, जो कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं हो पा रहा क्योंकि एरोमेटिक आ रहा है। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट में एरोमेटिक मोर स्टेबल है, दैट मींस फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो पाता है। सर वो नीचे का नहीं दिख रहा।
तो स्टेप इसमें सिंपल सा जो मैक्सिमम था कि पहले इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड होता है बेंजीनिंग में, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जैसे यहाँ पे बना। अब इसी तीनों में से किसी एक तो मैंने इसी एक आरएस को यहाँ पे लिया हुआ है। अब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था और जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ वहां पर एक हाइड्रोजन भी होता है, अंडरस्टूड है। और यही जो आपको अगर बेस आता है यहाँ पे बी माइनस, इस H प्लस को बाहर करेगा, जैसे H प्लस को बाहर करता है यहाँ पे है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है। तो आगे हम लोग जितना भी रिएक्शन पढ़ाएंगे हर केस में यही स्टेप रहेगा कि पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको क्या बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सेलेनियम आयन या फिर विलेन इंटरमीडिएट। और वही जब पॉजिटिव चार्ज बन गया तो जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके पास एक हाइड्रोजन भी होगा, तो वही हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो फिर से वो एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा। तो स्टार्टिंग में जो बेंजीनिक था वो एरोमेटिक था, फिर क्या बना हुआ एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में होगा, और फिर वो एरोमेटिसिटी गेन कर ले रहा है H प्लस को यहाँ से रीच करके, और फाइनली वो एरोमेटिक यहाँ पे बन पा रहा है। तो ये स्टेप सेकेंड आ गया तुम्हारा। अब सोच के बताओगे इसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 में दोनों में से स्लो स्टेप कौन सा? तो काइनेटिक्स से पढ़ चुके तुम लोग। वैसे यहाँ पे काइनेटिक्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। स्टेप फर्स्ट ही क्या रहेगा तुम्हारा? स्लो स्टेप। रीजन क्या है? सही है बिल्कुल। ये क्या जा रहा है यहाँ पे? एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जा रहा है, और नीचे क्या हो रहा है? नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक जा रहा है। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में नहीं जाना चाहेगा, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में नहीं जाना चाहेगा। फिर भी अगर जा रहा है तो काफी स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि नीचे क्या हो रहा है? नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में जा रहा है, दैट मींस ये रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे फास्ट रहेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। इसमें जो दोनों में से स्लो स्टेप होगा, ये स्टेप क्या रहेगा? इसमें स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप है तो वही क्या आ जाएगा इसमें? RDS। तो पूरा काइनेटिक्स पढ़ चुके हो तुम लोग। रेट लाइक इक्वेशन जो SN1 SN2 भी पढ़े हुए थे, रेट लाइक इक्वेशन कैसे लिखते हैं तुम्हें पता चल गया होगा कैसे रेट लाइक इक्वेशन लिखा जाता है। इसका अगर रेट लाइक इक्वेशन लिखना हो कैसे लिखोगे? यहाँ पे यही स्लो स्टेप है, और इसी स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक बेंजीन भी और एक इलेक्ट्रोफाइल भी है। यहाँ तो देखते हैं उसको, पहले तो नोट डाउन कर लो यहाँ तक। नीचे तुम लोग कंटिन्यू करोगे इसमें। तो R इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यही दोनों तो इन्वॉल्व है फर्स्ट स्टेप में। बाकी R क्या रेट ऑफ रिएक्शन तो पता है, K क्या रेट कांस्टेंट। इसका ऑर्डर क्या होगा इस रेट लाइक इक्वेशन अगर दिया गया है तो? वैसे ऑर्डर कैसा वैल्यू होता है? एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल? एक्सपेरिमेंटल। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, बट कुछ नहीं है, हम लोग 1 और 1 मान के चल रहे हैं। बाकी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो याद रखिए। इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2। मोलिकुलरिटी क्या रहेगा इसका? 2। मोलिकुलरिटी कैसा वैल्यू होता है वहां पे? थ्योरेटिकल। वो देख करके बता सकते इसमें इस रेट लाइक इक्वेशन में कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? 2 मॉलिक्यूल, एक बेंजीन और एक इलेक्ट्रोफाइल। दैट मींस का जो मोलिकुलरिटी रहेगा वो क्या रहेगा? 2। और मोलिकुलरिटी 2 बोलने का मीनिंग क्या है? बाइमोलिकुलर। मोलिकुलरिटी 2 आ रहा है इस रिएक्शन का, ये क्या हो जाएगा? बाइमोलिकुलर। इसको जो ये जो रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस टाइप से भी लिखा जाता है यहाँ पे SE2। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटेशन नहीं है ये, इसमें जनरली नहीं मिलता है। SE2 का मीनिंग क्या है? 2 का मीनिंग क्या रहेगा? बायमोलिकुलर। 2 का मीनिंग क्या रहेगा? बायमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SE का मतलब क्या? इलेक्ट्रोफिलिक, और S का मीनिंग सब्स्टिट्यूशन।
ऐसा कहीं नोटेशन आता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बट इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। 2 मीन्स बायोमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लोग पढ़ के आ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसका मोलिकुलरिटी क्या निकल के आ गया 2, तो बायोमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SE2। चलो ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब आगे यहाँ पे ये ध्यान से देखना है, इसका अगर ये ड्रॉ भी करना चाहो एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इसको तो नोट डाउन कर लिया होगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में यहाँ पे देखो तो रिएक्शन प्रोग्रेस, ये क्या है नीचे रिएक्शन प्रोग्रेस, और इस कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे एनर्जी। अब यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों को मिलाकर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे हम SN1 SN2 में ड्रॉ किए हुए थे, तो फिर ट्राई करो कैसा हो सकता है इसमें। तो दोनों स्टेप में स्लो स्टेप कौन सा था इसमें? फर्स्ट स्टेप भी। यहाँ पे क्या होता है रिएक्टेंट R, और ये क्या बन रहा है फाइनली प्रोडक्ट। और ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? इंटरमीडिएट, जो कि क्या रहा था सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरिनियम आयन, यहाँ पे शॉर्ट लिख भी लोगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि एक इंटरमीडिएट आ रहा था। और ये दोनों कर्व क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे? सही से ये क्या रहा था यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट TS1 और ये TS2। ये भी 2 स्टेप का रिएक्शन था, स्टेप 1 स्टेप 2, और जब भी 2 स्टेप का रिएक्शन तो उसमें क्या होगा एक इंटरमीडिएट रहेगा, जो कि यहाँ पे क्या रहा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और जो अगर सिंगल स्टेप 1 की बात करें, इसमें भी इंटरमीडिएट आ रहा था, बट इसके बीच में एक TS भी आ रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट, ये TS और ये TS2। अब इसमें फर्स्ट वाला जो TS का एनर्जी है वो ज्यादा क्यों इसमें यहाँ पे है? क्योंकि वो स्लो स्टेप है, और ये बाद वाला जो सेकंड स्टेप है वो क्या है फास्ट स्टेप, देखो इसका एनर्जी कम है यहाँ पे। इस टाइप से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ किया। इसका भी अगर क्वेश्चन आता है, 4 डायग्राम हो, उसमें सोच सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डायग्राम होगा वहां पर। ओवरऑल रिएक्शन अगर किसी डायग्राम को देख करके बताना है कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है ओवरऑल, वो क्या रहेगा एक्सोथर्मिक, इसका एनर्जी क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे है कि ओवरऑल क्या रहेगा एक्सोथर्मिक। तो ठीक है, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ रहा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें कि जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और जब ये बेंजीन में आकर के सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली एक H को सब्स्टिट्यूट करता है फाइनली, तो जब इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड हो रहा है इस बेंजीनिंग में, तो किस बेंजीनिंग में इलेक्ट्रोफाइल इसलिए ऐड होना चाहिए? जिस बेंजीनिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। यहाँ पे एक ही बेंजीनिंग है, अब इसके ऊपर कुछ ग्रुप ऐड कर दिया जाए, तो जब ग्रुप ऐड किया जाएगा यहाँ पे, तो जिस बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली ऐड होना चाहेगा वहां पे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो बेंजीन रिंग है जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जो किन कंडीशन में होगा, इससे कौन सा ग्रुप अटैच हो यहाँ पे? कोई भी जो डोनर ग्रुप हो, कौन कौन सा डोनर ग्रुप था उसमें? प्लस आई, प्लस एम, हाइपर कंजुगेशन। जो भी डोनर ग्रुप है जो कि प्लस आई प्लस एम हाइपर कंजुगेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा वो इंक्रीज करता है बेंजीन रिंग का,
और अगर माइनस आई माइनस एम नेचर का ग्रुप कनेक्टेड होगा, जो कि कैसा नेचर का ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल फिर इजीली ऐड नहीं हो पाएगा। यहाँ चीज को देखना है आगे यहाँ पर। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, rate of electrophilic substitution directly proportional to plus I plus M and H, जो कि क्या है यहाँ पे डोनर ग्रुप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एन, जो कि कैसा ग्रुप रहा था, एक्सेप्टर ग्रुप। इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इस पे बेस्ड भी बहुत सारा क्वेश्चन करना है, लेकिन लॉजिक सिंपल सा है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रहेगा, जब बेंजीन से कोई डोनर ग्रुप कनेक्टेड होगा, तो डोनर ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बेंजीन का। तो प्लस आई प्लस एम और एच सी अगर कनेक्टेड होगा बेंजीन से, जो कि एक डोनर ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन का। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रोफाइल इजीली आकर के ऐड हो पाएगा। और माइनस आई माइनस एम जो कि एक्सेप्टर ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन का क्या करता है, वो कम कर देगा वहां पे। इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, यहाँ पे है कि जो डोनर ग्रुप आ रहा है वो अंडरस्टूड है। वैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं जीओसी में कि कोई भी डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन यूनिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा वहां पर। तो डायरेक्टली हम लोग कुछ क्वेश्चन करता है यहाँ पे है। लिख लो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, increases electron density of benzene ring, electron density of benzene ring while electron withdrawing group decreases electron density of benzene ring। वैसे वो अंडरस्टूड था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो भी रहेगा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा और बेंजीन रिंग वाइल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। तो जिस बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रोफाइल इजीली आकर के ऐड होना चाहेगा, और बाद में फिर सेकंड स्टेप में एच को रिप्लेस, एच बाहर जाता है वहां पे। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 जो आ रहा था इस रिएक्शन का, स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था और स्टेप 2 में फिर एच वहां से बाहर जा रहा था। तो ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ रहा था। बट फर्स्ट स्टेप में क्या था, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था। तो इलेक्ट्रोफाइल उसी ग्रुप उसी बेंजीन में इजीली ऐड होना चाहेगा जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। Compare rate of electrophilic substitution, rate of electrophilic substitution
OH, CH3, तो आसान सा क्वेश्चन है, जिससे थोड़ा बहुत भी याद होगा। कंपेयर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें ऑर्डर बताना है तुम्हें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या रहेगा यहाँ पे, उसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो ये बिल्कुल बाकी लोग भी ट्राई करो, इसमें बहुत ही आसान सा, बस जो नेचर है वहां पर। नहीं सलोनी सही नहीं है ऑर्डर, वो फिर से देखो, एक बार चेक करो। अब देखो ये चीजें तो अगर याद हो, जब हम 11th में जीओसी पढ़ रहे थे, हर एक क्लास में मैं यही बोलता था कि जीओसी इतना स्ट्रांग होगा तो आगे का भी पार्ट 2 के सब पूरा 12th में इसका यूज हो रहा है। अब यहाँ पर अगर सिर्फ नेचर पता है कौन सा ग्रुप किस नेचर का, तो किसी भी क्वेश्चन कर दो। ये किस नेचर का आ रहा है, प्लस है, सिंपल सा है इसमें कि बेंजीन से कनेक्टेड अगर जो ग्रुप है उसके पास जो फर्स्ट एटम है उसके पास अगर लोन पेयर है तो किस नेचर का होगा, प्लस है। माइनस के लिए क्या कंडीशन था, डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे क्या रहा है कि CHO दिया गया है, एक्चुअल में CHO का मीनिंग क्या है, वहां पे लिख दिया गया CHO, बट एक्चुअल में CHO क्या एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड में यहाँ पे जो फर्स्ट एटम कार्बन वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेट मी सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें माइनस है, और ये CH3 प्लस आई, और कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन के, प्लस आई तो आई, साथ में क्या रहेगा, HCl हाइपर कंजुगेशन। जैसे इतना कर लिए फिर तो आप ऑर्डर निकाल पाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना कि ये प्लस एम है, और प्लस एम ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, डोनर ग्रुप। ये प्लस एम और ये प्लस आई, दोनों में से इफेक्टिव कौन सा रहेगा ज्यादा, प्लस एम। सबसे ज्यादा क्या रहेगा इसमें रेट, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज करेगा बेंजीन का। तो जी ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा किए हुए हैं जीएससी में कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन, वही क्वेश्चन तो यहाँ पर भी आ रहा है। जिस बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसी का रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, ज्यादा, उसी का इलेक्ट्रोफाइल इसलिए आपका क्रिएट हो पाएगा। तो सेकंड का सबसे ज्यादा, देन थर्ड, थर्ड में प्लस आई HCl, वो भी डोनर ग्रुप है। फर्स्ट में कोई भी ग्रुप ही कनेक्टेड नहीं है, ये तो बीच में आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें माइनस एन मेजर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन और अपने तरफ एक्सेप्ट कर लेगा। 2 3 1 4 ये ऑर्डर आ जाता है यहाँ पे। तो जो भी डोनर ग्रुप है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज करता है बेंजीन का, और जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उसी में इलेक्ट्रोफाइल इजीली आकर के ऐड हो पाएगी। तो सिंपल सा बस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है जो बेंजीन के ऊपर कनेक्टेड है। प्लस आई प्लस एम HCl कनेक्टेड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज करेगा और उसका रेट भी ज्यादा रहेगा। माइनस आई माइनस एम कनेक्टेड होगा जो कि एक्सेप्टर ग्रुप है, रेट और क्या होगा, कम हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, OH NH2 NO2 CHO। सेम क्वेश्चन है, कंपेयर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सब कंपाउंड का नेम भी पता हो, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, उस कंपाउंड का नेम दे दिया जाता है वहां पे। तो फर्स्ट कंपाउंड का नेम फिनॉल, फेनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, और लास्ट वाले का
बेंजल्डिहाइड, लास्ट वाले का नेम क्या रहेगा? बेंजल्डिहाइड। हो सकता है कंपाउंड का नेम ही दे दे वहां तो, और उसके बाद कंपेयर करके बोला जाए, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फिर उसको उसका नेचर देखना। वो CH3 तो सोचो इन दोनों का भी क्या रहेगा, स्टार्ट करते हैं हम। सबका क्वेश्चन क्या है? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लास्ट वाले क्वेश्चन में एम क्या है? मिथाइल, ईटी फॉर इथाइल, आईपीआर का मीनिंग क्या है? आइसोप्रोपाइल, और इसका टर्सरी ब्यूटाइल। ये शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, ये पता होना चाहिए यहाँ पर। तो आगे और हम स्टार्ट करते हैं इसमें। इसका ऑर्डर क्या रहा फर्स्ट में यहाँ पे? 2 1 सही, बिल्कुल। अब इसमें देखना है कि 1 2 में क्या है सोचना है यहाँ पे। मान लो कि ये दोनों क्या है, किस नेचर का ग्रुप है? ये भी प्लस एम, और ये भी तुम्हारा किस नेचर का आ रहा है? प्लस एम। दोनों प्लस एम नेचर का। दोनों में से प्लस एम नेचर किसका ज्यादा? NH2 का। वो कैसे सोच रहे हैं? सही, बिल्कुल। यहाँ पे जो लॉजिक है इस केस में कि ऑप्शन पे अगर लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर तो मोर स्टेट। जबकि यहाँ का जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज होता
तो लेस इलेक्ट्रॉन एटम पे लोन पे आ जाती है लेस स्टेबल, और जो लेस स्टेबल हो तो अपना इलेक्ट्रॉन पे इजीली डोनेट कर देगा बेंजीन के कंजुगेशन में वहां पे। दैट मींस NH2 का प्लस एम नेचर ज्यादा रहेगा OH से। उसमें ऐसा नहीं रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक याद रखना है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो कौन सा एटम अपना लोन पे डोनेट कर देगा? नाइट्रोजन, क्योंकि वो लेस स्टेबल होता है। और अपना अगर लोन पे डोनेट कर रहा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन हेड इंक्रीज करेगा बेंजीन का, तो रेट सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा यहाँ पे 2 देन 1, क्योंकि ये दोनों प्लस एम नेचर का ग्रुप है। अब ये भी NO2 माइनस एम और ये भी एल्डिहाइड, ये भी माइनस एम, दोनों माइनस, दोनों में से माइनस एम नेचर किसका ज्यादा? NO2 का। थोड़ा बहुत अगर कुछ याद हो ऑर्डर NO2 और CHO माइनस एम ग्रुप का मैंने ऑर्डर बताया हुआ है, एक बार जाकर के रिवाइज भी करोगे क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। यहाँ पे माइनस एम और ये भी माइनस है, तो NO2 का माइनस एम नेचर ज्यादा, और माइनस एम नेचर ज्यादा होने का मीनिंग क्या है? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी डिक्रीज कर देगा बेंजीन का, और इलेक्ट्रॉनिटी अगर कम हो जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों कम कर रहा है बट ये इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा कम करेगा NO2, दैट मींस का ऑर्डर करेगा सबसे लास्ट में। तो दोनों माइनस एम नेचर ग्रुप है, बट एल्डिहाइड लेस माइनस एम नेचर ग्रुप है, दैट मींस इसका इलेक्ट्रॉनिटी NO2 के कंपेयर में ज्यादा ही रहेगा, दैट मींस इसमें ज्यादा रिएक्ट हो पाएगा। इसमें क्या हो रहा है सेकंड में? टू 2 3 1 4। अब देखना कि 2 3 में यहाँ पे कैसे सोचना, तो 2 और 3 में दोनों में सोचोगे यहाँ पे तो रटना कुछ नहीं था। क्वेश्चन जो दिया जाएगा तो मैं ये भी प्लस है ये भी प्लस है, कैसे सोचना कि ये प्लस है? मैंने अभी जस्ट बताया कि जो बेंजीन से कनेक्टेड फर्स्ट एटम उस पे क्या होना चाहिए? लोन पेयर। आगे की नहीं देखना है क्या है, जो फर्स्ट एटम कनेक्टेड है बेंजीन से उस पे देखना है कि लोन पेयर है या डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो प्लस है, यहाँ भी लोन पेयर, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये दोनों अगर प्लस एम नेचर का है। अब देखना है कि दोनों में से प्लस एम नेचर किसका ज्यादा? OCH3 का। क्यों OCH3 का ज्यादा? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए अवेलेबल है, इसके साथ कंजुगेशन। लेकिन यहाँ का जो लोन पेयर है ये इसके साथ भी कंजुगेशन में, इस C डबल बॉन्डो के साथ भी, और जब इधर भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी क्या होगा? कम हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों में से अगर कंपेयर करना है कि प्लस एम नेचर किसका ज्यादा, तो OCH3 का प्लस एम नेचर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर है सिर्फ और सिर्फ बेंजीन को देने के लिए अवेलेबल है। लेकिन यहाँ का जो लोन पेयर है C डबल बॉन्ड O के साथ भी कंजुगेशन में, जब अपना इलेक्ट्रॉन इधर भी दे रहा है यहाँ पे, इधर देने का टेंडेंसी क्या होगा? कम हो। और जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो रहा है, दैट मींस का प्लस एम नेचर कम हो। तो 2 का प्लस एम नेचर सबसे ज्यादा देन 3। CN कौन सा नेचर का ग्रुप है? माइनस एम। ये कैसे पता चला? यहाँ पे देखिए C ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, दैट मींस ये माइनस एम। तो 2 3 प्लस एम नेचर ग्रुप, दैट मींस 2 3 का ज्यादा रहेगा 1 and 4 से। अब 2 3 में किसका ज्यादा? तो प्लस एम नेचर OCH3 का ज्यादा। तो 2 का सबसे ज्यादा देन 3, और 1 में तो कोई ग्रुप ही नहीं है, और फिर लास्ट में 4। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या रहेगा ऑर्डर तुम्हारा? बताओ, कोई एक बताओ इसमें क्या आ रहा है? ठीक है, अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका? तो क्या रहेगा तुम्हारा? SO3H किस नेचर का ग्रुप है? माइनस एन। अब SO3H में सोचना है यहाँ पे कि एक्चुअल में जो SO3H है वहां पे वही क्या, वहां पे मल्टीपल बॉन्ड है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये तो था SO3H। तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है फर्स्ट एटम सल्फर पे ही, दैट मींस माइनस एन। यहाँ पे क्या आ रहा है? लोन पेयर अंडरस्टूड है, 3 3 लोन पेयर O नेगेटिव है, किस नेचर का रहेगा? प्लस एन। और इसके साथ कंजुगेशन में भी आ रहा था ये। फ्लोरीन किस नेचर का होता है? कुछ याद हो? सही है बिल्कुल। तो वो क्या रहा था? ऑलवेज माइनस आई। प्लस एन नेचर भी शो करता है, बट डोमिनेट नेचर क्या रहता है? कोई भी हाइड्रोजन है तो माइनस आई। तो सबसे ज्यादा तो 3 का आ रहा है, देन 1,
then 4, then 2। ऑर्डर तो अपने आप आ जाएगा, बट जो ग्रुप कनेक्टेड है उसका नेचर पता हो पहले। और लास्ट वाले में क्या आएगा इसमें सोचो। यूसी में मैंने वहां पे कुछ बताया हुआ तुम लोगों को इस टाइप से। एरी नाम सुने कभी इस टाइप से? एरी में ये क्या होता है? एरोमेटिक। क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉर्मल रेजोनेंस नॉन इक्विवेलेंट, एच हाइपर कंजुगेशन और फिर आई इंडक्टिव। तो जो हम लोग हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में जो डोमेन नेचर होगा वहां पे वो क्या रहता है? हाइपर कंजुगेशन ज्यादा डोमेन है। अब ये क्वेश्चन बताना है यहाँ पे क्या होगा। इसमें क्या रहेगा यहाँ पे? तो मैं इसको यहाँ पे CH3 CH2 CH3 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 और टर्सरी ब्यूटाइल क्या यहाँ पे है? CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 3। सेकंड में आएंगे कुछ और, यहाँ पे क्या आएगा? 2। 5 नहीं आएगा। ठीक है, चेक करता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के एजेंट में जो कार्बन डबल बॉन्ड ही तो है यहाँ पे। जाके रिवाइज भी करो जीओसी को, प्लस है हाइपर प्लस आई। इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन के एडिशन में जो कार्बन आ रहा है इस पे 2 ही हाइड्रोजन है, बाकी कार्बन को नहीं देखना है। इसमें हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन 3, इसमें 2, इसमें कितना आ जाएगा? 1 और इसमें 0। तो हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन चेक करते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन के एडिशन वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, और वो भी sp3 कार्बन हो। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 3210 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। अब इस केस में यहाँ पे देखना है जिसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन यहाँ पे है उसमें हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर ज्यादा बनता है वहां पे। तो ओवरऑल जो यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4। रीजन क्या लिख लोगे? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। सिंपली हाइपर सर एक बार फिर से बताओ ना। बिल्कुल, यहाँ पे देखो इस केस में रीजन सिंपल सा है। यहाँ पे मिथाइल का दैट मींस वो क्या है? CH3। यहाँ पे क्या? इथाइल CH2 CH3 आइसोप्रोपाइल और ये टर्सरी ब्यूटाइल। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 3। तो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं हम लोग? डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पर भी क्या रिएक्शन में डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन के एडिशन में जो कार्बन है और वो भी कार्बन कैसा हो? इसके एडिशन में तो ये भी कार्बन आ रहा था और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, बट उसको काउंट नहीं करना है। इस एडिशन वाले कार्बन लेना जो कि sp3 हो। ये sp3 आ रहा है, ये भी sp3, ये भी sp3। कंडीशन जाके देखोगे पूरा तो अपने आप याद आ जाएगा फिर हाइपर कंजुगेशन का। तो यहाँ पे sp3 कार्बन पे 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आ रहा है, 3 हाइड्रोजन आ रहा है। इस कार्बन पे 2 ही हाइपर कंजुगेशन आ रहा है और यहाँ पे एक ही हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, यहाँ पे 0। इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं। मुझे एडजेसेंट कार्बन पे देखना था जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन के एडेंट में आ रहा है, 3 2 1 और इसमें 0, क्योंकि इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इसमें 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा इस केस में 1 2 3 4। बाकी अब ये भी बोल सकते हो सर प्लस आई के फैक्टर से देखें, उसमें प्लस आई नेचर इसका ज्यादा रहता है टर्सरी ब्यूटाइल। तो प्लस आई का नेचर से देख सकते हैं, बट मुझे ये भी जानता है कि सबसे पहले किसको देखना है? एच हाइपर कंजुगेशन देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पहले तो देखेंगे हम लोग, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा उसमें 1 2 3 4 ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे डोमिनेट जो रहा था तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन दूसरी से देखना। तो इस टाइप का क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा किए हुए हैं, जीओसी में भी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द बेंजीन रिंग, तो बेसिकली वही क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, अब जैसे कि बेंजीन रिंग आ रहा था, देख लो इसमें आगे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी, क्योंकि बेंजीन रिंग है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं कनेक्टेड, तो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन पे आकर के ऐड हो जाएगा, इक्विवेलेंट टाइप का ही है। बट जब इसमें कोई ग्रुप लगा दिया जाए यहाँ पे, अलग अलग नेचर का ग्रुप, लाइक OH प्लस एन नेचर का ग्रुप हो, प्लस आई नेचर का ग्रुप हो, माइनस आई माइनस एन, डिफरेंट डिफरेंट नेचर का ग्रुप कनेक्टेड हो बेंजीन के ऊपर, अब जो इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड होगा वो किस पोजीशन पे आकर के ऐड होगा, वो चीज अभी हम लोगों को देखना है। तो नेक्स्ट डालोगे इसमें डायरेक्टिव इक्विवेलेंस। और उसमें भी सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या है कि बेंजीन से सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही ग्रुप कनेक्टेड। इसमें कुछ पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट्स, उसको नोट डाउन करना है इस में। फर्स्ट पॉइंट इसमें, ऑल प्लस एम ग्रुप, ऑल प्लस एम ग्रुप आर आर्थो पैराडायरेक्टिव। ऑल प्लस एम ग्रुप आर आर्थो पैराडायरेक्टिव। देखते सबका मीनिंग क्या रहेगा अभी। सेकंड पॉइंट, ऑल प्लस आई ग्रुप, ऑल प्लस आई ग्रुप आर आर्थो पैराडायरेक्टिव। All plus I groups are orthoparadic. Next point, a group with at least one hyperconjugable hydrogen atom. A group with at least one hyperconjugable hydrogen atom is orthoparadic. A group with at least one hyperconjugable hydrogen atom is orthoparadic. अब का मीनिंग अभी समझेंगे हम लोग कि जो तीनों कंडीशन आ रहा था, प्लस एम प्लस आई, और उसके पास अगर एक भी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन हो, लाइक दिस, यहाँ पे एक ही हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आ रहा है, उसका जो डायरेक्शन होगा देखेंगे उसका मीनिंग क्या है, वो तीनों क्या रहा था, ऑर्थो पैराडायरेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल माइनस आई ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टर, all minus I groups are meta director. All minus I groups are meta director. Next point, all minus M groups are meta director. All minus M groups are meta director. तो जो माइनस आई माइनस एम किस नेचर का ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जबकि प्लस आई प्लस एम और हाइपर कंजुगेट कैसा था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दोनों ग्रुप आ रहा था वहां पे, वो तीनों कैसा आ रहा था, ऑर्थो पैराडायरेक्टर, जबकि माइनस आई माइनस एम दोनों कैसा आ रहा है, मेटा डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, हेलोजन इज अ डीएक्टिवेटर, हेलोजन इज अ डीएक्टिवेटर
Halogen is a deactivator, but it is also para-director. Halogen is a deactivator, but it is also para-director. But it is also para-director because reactivity is decided. Because reactivity is decided on the basis of. Because reactivity is decided on the basis of minus I effect of halogen. Because reactivity is decided on the basis of minus I effect of halogen. Minus I effect of halogen. But orientation is decided on the basis of. But orientation is decided on the basis of. But orientation is decided on the basis of its plus M nature. But orientation is decided on the basis of its plus M nature. Last point काफी important point है, मैं repeat भी कर दे रहा हूँ. Halogen is a deactivator, but it is also para-director because reactivity is decided on the basis of minus I effect of halogen, but orientation is decided on the basis of its plus M effect. सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा था कि ऑल प्लस एन ग्रुप आर ऑर्थो पैराडाइक्टर, इसका मीनिंग क्या है इसको समझना है यहाँ पे. तो बेंजीन के ऊपर कोई भी एक प्लस एन का ग्रुप ले लो, जो भी ग्रुप लेना चाहो, जो कि प्लस एन का ग्रुप है, चाहे OH ले लो, OCS ले लो, NH2 लो, जो भी लेना चाहो. जिसके पास के फर्स्ट एटम के पास क्या लोन पेयर और प्लस एन का ग्रुप, तुम लोगों को करना यहाँ पे है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. कोई ड्रॉ कर सकते हो इसका रेजोनेटिंग, ट्राई करो. स्टार्ट कहाँ से करो, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ. ये जो लोन पेयर है यहाँ पे इसके साथ कंजुगेशन है. अब इसको ड्रॉ करना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. उसको ट्राई करो. मैं क्या रहेगा यहाँ पे, मैंने इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कराया हुआ, दैट मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन अपना एक लोन का इधर डोनेट कर रहा था. ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. अब ये नेगेटिव चार्ज भी डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, फिर से यहाँ पे कैसे दिखाना था. यहाँ पे अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन. अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से इसके साथ कंजुगेशन. तो टोटल कितना आना चाहता है, 5 यहाँ पे. तो इसको नोट भी करो, इसको ध्यान से देखना भी है. यहाँ पे नोट डाउन कर लो इसको. अब इसको समझना भी है. यहाँ पे जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आ रहा था, इसका मीनिंग क्या आ रहा था. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मीनिंग ये था कि इस OH के रिस्पेक्ट में जो भी प्लस एनएच का ग्रुप है,
जो भी पॉइंट मैंने लिखा हुआ, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाके ऐड होगा, बेंजीन के किस पोजीशन पे, तीन ही पोजीशन है बेंजीन का, इसके रेस्पेक्ट में आर्थो मेटा पैरा, इस बेंजीन इस OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा वो किस पोजीशन, कहां पे जाएगा ऐड होने के लिए, आर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, फिर पैरा पे जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाएगा ऐड होने के लिए जहां पर कि नेगेटिव चार्ज, वन पे नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ पे जो वो RL ड्रॉ कर रहे हैं इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है इसमें, OH के रेस्पेक्ट में, इस OH के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे जा रहा है, आर्थो और पैरा पे। OH के रेस्पेक्ट में देखना है, इस OH के रेस्पेक्ट में ये आर्थो मेटा और पैरा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है तुम्हारा, आर्थो पे, पैरा पे और फिर आर्थो पे, मेटा पे नेगेटिव चार्ज किसी में भी नहीं जा रहा, तो नेगेटिव चार्ज जो आर्थो और पैरा पे जा रहा है, और जहां पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है जब रेजोनेंस से ड्रॉ कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, वहां का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल इसी पोजीशन पे होगा, आर्थो या पैरा पे जाएगा। आगे देखेंगे आर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा वो अलग कंडीशन, बट इतना तो क्लियर है कि वो आर्थो और पैरा पे ही जाएगा, मेटा पे नहीं जाएगा। मेटा पे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जब RL ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो जो OH ग्रुप होता है, जो भी प्लस N ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ का इंक्रीज कर रहा है, आर्थो और पैरा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो पा रहा है। ये पॉइंट मैंने जीओस में भी लिखाया हुआ था वहां पे, कि जो भी प्लस एन नेचर का ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है आर्थो एंड पैरा पोजीशन का, और आर्थो एंड पैरा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, दैट मींस जो भी प्लस एन नेचर का ग्रुप रहेगा तो वो क्या आता है, आर्थो पैरा डायरेक्ट। तो बाकी पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग, एक पॉइंट ये भी लिखे थे हम लोग, सेकंड लास्ट पॉइंट जो आ रहा था उसमें, कि जो भी माइनस एन ग्रुप होता है, कोई भी एक माइनस एन ग्रुप का एग्जांपल ले लो, NO2, तो जो भी माइनस एन ग्रुप था वो कैसा डायरेक्ट होता है, सेकंड लास्ट पॉइंट रीड करो, उसमें माइनस एन ग्रुप किस नेचर का था, मेटा डायरेक्ट। अब देख लीजिए मेटा डायरेक्ट तो इसका मीनिंग क्या है, इसका भी रेजोनेंस ड्रॉ करो, स्टार्ट में कर देता हूँ, NO2 है, यहाँ माइनस एन ग्रुप है, जब भी NO हेटेरोएटम आ रहा हो, ऑप्शन अगर मोर हेटेरोएटम आ रहा है कि जब भी RL दिखाना है इस टाइप से दिखाना है, इसका ड्रॉ करो यहाँ पर, ये हम लोग यहाँ पे लिख लो, ये किसके लिए लिख रहे थे, यहाँ पे प्लस एन के लिए, जो भी प्लस एन का ग्रुप, और ये माइनस एन का जो पॉइंट लिखे थे उसके लिए। बाकी ये पॉइंट याद रखना यहाँ पे, तो समझ भी रहे कैसा क्यों हो रहा है, बाकी डायरेक्टली याद भी रखना, क्योंकि यही 4-5 पॉइंट जो भी लोग लिखे हैं, पूरा एरोमेटिक कंपाउंड जब तक चलता रहेगा तो उसका यूज कर आएगा वहां पर। पॉजिटिव चार्ज NO माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो, अब ये कोई भी फेसेस के साथ कंजुगेशन में, O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो, अब ये कोई भी फेसेस के साथ कंजुगेशन में, यहाँ भी क्या रहेगा, 5 आ रहा है साथ इस केस में। तो जब माइनस एन ग्रुप होता है उसमें जो रेजोनेंस ड्रॉ करोगे यहाँ पे, जो ड्रॉ करोगे यहाँ पे तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, तभी तो लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, आर्थो और पैरा पे जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, और मेटा पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ध्यान से देखोगे आर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मीनिंग क्या, वहां का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था आर्थो पैरा,
दैट मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा का ही ज्यादा, और यहाँ पे आर्थो और पैरा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। तो आर्थो और पैरा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो मेटा का तो जो है वो एज है, मेटा पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, तो आर्थो और पैरा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ है, मेटा कभी भी एज है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाना चाहेगा, आर्थो पैरा पे या मेटा पे? मेटा पे, क्योंकि मेटा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी भी ज्यादा, उसके कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। वैसे भी सोचोगे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे क्यों जाएगा, वो खुद पॉजिटिव चार्ज है वहां पे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाएगा। तो माइनस एम ग्रुप वाला भी पॉइंट क्लियर है, माइनस एम नेचर, माइनस एम ग्रुप का जो भी कम ग्रुप रहेगा माइनस एम नेचर का, तो क्या रहता है, मेटा डायरेक्ट। उसका मीनिंग यही है कि जब माइनस एम नेचर का ग्रुप कनेक्टेड होता है बेंजीन से, तो आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, जिसके चलते आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड नहीं हो पाएगा, तो मेटा पे ही जाकर ऐड हो पाता है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हो रहा है मेटा का, बट जो है वो एंटी चला जाता है और आर्थो और पैरा तक कम हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नेम क्या था, एक नेम और था हाइपर कंजुगेशन का, क्या बोलते थे हाइपर कंजुगेशन को, कुछ याद आ रहा हो? नो बॉन्ड रेजोनेंस, कुछ याद आ रहा है? नेम सुने क्या फिर, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हाइपर कंजुगेशन का ये दूसरा नेम क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो जो थर्ड पॉइंट में लिखे थे, क्या ग्रुप हैविंग एटलीस्ट वन हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम और आर्थो पैरा डायरेक्टर, तो अगर एक भी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम है तो भी क्या रहेगा, आर्थो पैरा डायरेक्टर रीजन सेम यहाँ पे, क्योंकि एक भी अगर हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम है, उसका भी जब हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर या नो बॉन्ड रेजोनेंस से ड्रॉ करोगे, उसमें भी आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, जिसके चलते अगर एक भी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है तो वो भी क्या रहेगा, आर्थो पैरा डायरेक्टर रहेगा। अब बच गया तुम्हारा माइनस आई और प्लस आई, इसको डायरेक्टली याद भी रखो, वहां पे है मैं प्लस आई के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का सेम है, जैसा प्लस एम के लिए आ रहा था वैसा ही हाइपर कंजुगेशन के लिए भी आता है, इसको भी डायरेक्ट याद रखो। अब जो भी प्लस आई नेचर का ग्रुप होगा वो भी क्या रहा था वहां पे, आर्थो पैरा डायरेक्टर, इसका रीजन देखना यहाँ पे, सी CS3 CS3 CS3, इसके पास तो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन नहीं है, बट ये Cr3 आ रहा है, किस नेचर का ग्रुप होगा यहाँ पे, प्लस आई। और जब प्लस आई नेचर का ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, ये भी क्या था, आर्थो पैरा डायरेक्टर। अब इसमें क्या सोचोगे, इसमें तो कोई रेजोनेंस टाइप से कुछ हो नहीं रहा, इसमें क्या सोचना यहाँ पे है। और सिंपली अगर प्लस आई से सोचने जाओगे तो प्लस आई ग्रुप के कारण सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ पे रहेगा, आर्थो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा किसके नजदीक है, प्लस आई, आर्थो, फिर मेटा देन पैरा। तो आर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशन पे, इवन पैरा से पहले क्या होना चाहिए था, मेटा, बट इसका रीजन डिफरेंट होता है यहाँ पे। अब इसमें क्या करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को पहले एडिंग कर देते हैं यहाँ पे, और जब इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देते हैं किसी भी पोजीशन पे, दोनों पोजीशन में कहीं भी ऐड करो यहाँ पे, ये क्या है, मान लेते हैं कि इस कार्बन पे आपके नीचे वाले कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया है, इसको ऐड कर लो। इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड यहाँ पे होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और ये CS3 है यहाँ पे प्लस आई। अब देखना यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, अब इसका अगर RH दिखाओगे इस केस में, जैसे इधर आएगा यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, और ये CMe3 आ रहा है, CS3 या Me3 मिथाइल है वो। अब जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, फिर से अगर RH दिखाओगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल CMe3, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन। यहाँ पे इसका लॉजिक ये है कि जब इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पोजीशन पे ऐड कर रहे हैं, तो लोग यहाँ पे ध्यान से, जब इलेक्ट्रोफाइल को इसके रेस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन पे ऐड कर रहे हैं,
इसमें जो पॉजिटिव चार्ज पहुंच रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज जा पा रहा है, वो इस कार्बन पे आ पा रहा है, जिस कार्बन से कि डायरेक्टली है CMe3 कनेक्टेड है, जो कि प्लस आयन से कनेक्टेड है। इस पॉजिटिव चार्ज को ये डायरेक्टली CMe3 प्लस आयन से स्प्लाइस कर रहा है। जबकि अगर इलेक्ट्रोफाइल को अगर पैरा पे भी ऐड करोगे इलेक्ट्रोफाइल को, तो भी इस केस में यहाँ पे पहुंच पाएगा, लेकिन अगर मेटा पे ऐड कर दे तो इसको यहाँ पे, देखिए यही कंडीशन आ रहा था यहाँ, इसको अगर मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर, मेटा पे जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा इसमें, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे ऐड करें तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, और ये CMe3। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके साथ रेजोनेंस में आ रहा है, ई डबल बॉन्ड के साथ, जैसे यहाँ पे दिखा होगा इसको, ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल CMe3। अब यहाँ पे जब मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज या तो इस कार्बन पे डेवलप आ जा रहा है यहाँ पे, या फिर इस कार्बन पे आ जा रहा है जब रेजोनेंस दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पा रहा है यहाँ पे जब मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं, और जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पा रहा है तो डायरेक्टली CMe3 से स्प्लाइस नहीं हो पाता है। इसके चलते यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं या तो आर्थो पे ऐड करेंगे, या फिर जब पैरा पे भी ऐड करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ पाता है, जैसे यहाँ पे आ पा रहा है। दैट मींस ये डायरेक्टली प्लस आई से स्प्लाइस हो पा रहा है, दैट मींस क्या बोलते हैं इसको भी आर्थो पे ऐड, शॉर्ट में इसको ओपी डायरेक्ट इस टाइप से। तो जब मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे कि CMe3 डायरेक्टली कनेक्टेड। और ऐसा ही रीजन यहाँ पे है, अब इसी में क्या कर दिया है इस केस में, यहाँ पे CCH3 आ रहा था, अब यहाँ पे अगर CH3 को हटा करके Cl ऐड कर दिया जाए CCl3, तो CCl3 किस नेचर का ग्रुप हो जाएगा, CCl3 माइनस आई, स्ट्रॉन्गर माइनस आई होता है वो, एक ही क्लोरीन क्लोरीन जो भी होता है तो माइनस आई, यहाँ पे तो तीन तीन क्लोरीन आ जाती है, भी स्ट्रॉन्गर माइनस आई, और अगर स्ट्रॉन्गर माइनस आई नेचर का ग्रुप है वो किस नेचर का आ रहा था, मेटा डायरेक्टर। ये मेटा डायरेक्टर क्यों आ रहा था, क्योंकि जब इसमें भी सेम काम करोगे, यहाँ पे है ये नोट कर चुके हो, मैं इसको इरेज करूं, यहाँ से है ये क्या होगा CCl3, और यहाँ पर भी क्या रहेगा CCl3, और ये CCl3। तो जब CMe3 था तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज ही कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पे CCl3 होगा जो कि माइनस आई नेचुरल ग्रुप है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CCl3 माइनस आई, तो माइनस आई कैसा नेचर का ग्रुप होता है, विथड्रॉइंग एक्सेप्टर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट कर ले, और जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट करता है यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ पा रहा है तो माइनस आई से इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्क्राइब करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक था कि प्लस आई अगर पॉजिटिव चार्ज को डिस्क्राइब कर रहा था तो माइनस आई क्या करेगा, डिस्क्राइब, और ये अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आना चाहिए। दैट मींस जब इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे कब नहीं आ पा रहा है, जब वो मेटा पे ऐड हो, जब मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है उस केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आ पा रहा। दैट मींस अगर माइनस आई नेचर का ग्रुप होता है तो मेटा डायरेक्टर ही रहेगा वहां पे। ये तो समझने के लिए था, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, अगर जिनको अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं भी समझ में तो इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, कहीं भी नहीं पूछा जाए, बट जो स्टेटमेंट था वो सबको याद रखना था। ऑल प्लस आई हाइपर कंज्यूमर प्लस एम, वो ऑर्थो डायरेक्टर, और माइनस एम मेटा डायरेक्टर। और जो लास्ट पॉइंट है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं, टाइम हो लगेगा। जो लास्ट पॉइंट था हाइड्रोजन वाला केस, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो ठीक है, इसमें तो एक बार जीओसी को तो रिवाइज करोगे और बाकी जो पिछला मॉडल जो कंप्लीट नहीं किए थे वो भी टेस्ट में आ रहा है तो भी कंप्लीट करो। और इस बार का पेपर तुम लोगों को ऑफलाइन रखा जाए, ऑफलाइन में पता चल पाए कौन क्या कर रहे हो। ऑनलाइन में तो तुम लोग सब ऑनेस्ट हो, मतलब नोटबुक से नहीं देखते हो, घर पे भी ऑनलाइन देते हो, बट जब ऑफलाइन पेपर होगा तो उसमें एकदम पता चल पाएगा कौन कितना पढ़ाई कर रहा है। देखते हैं ऑफलाइन का, मैं कोशिश करूंगा ऑफलाइन पेपर हो तुम लोगों का, संडे का जो पेपर हो। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही। एक्चुअली तुम लोग कितने पढ़ाई करो तो पता तो ऑफलाइन में ही चल पाता है। और फाइनली नीट का भी पेपर ऑफलाइन ही देना है। ऑफलाइन पेपर का तो प्रैक्टिस हो ही, ऑनलाइन बहुत दे लिए पूरा, अभी तक तो ऑनलाइन ही दे रहे हो। तो ठीक है, नोट कर लियो सब लोग, सेशन एंड करता हूँ मैं यहीं पे फिर।